नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। मैं सुषमा चौथानी आप सब लोगों के सामने एक कहानी पेश कर रही हूँ, जैसा कि मैं पहले भी पढ़ती रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी और आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और भी हमें हौसला मिले पढ़ने के लिए, अच्छी कहानियाँ ढूंढ के आपको सुनाएं। तो आज पेश करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है धुआं। धुआं, जिसे लिखा है बंसी खूब चंदानी ने और अनुवाद किया है हुंदराज बलवानी ने। मुंबई शहर का एक इलाका है जो बहुत ही छोटा, लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर। इस छोटे से इलाके में लगभग 200 सोसाइटियां हैं, जिसमें ऊंची इमारतें और बंगले हैं। वैसे तो मुंबई शहर आपको एक सीमेंट और कंक्रीट का जंगल लगेगा, खुले मैदान और बाग बगीचे कम ही दिखाई देंगे, लेकिन इस छोटे से इलाके में आपको एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक, 4 बाग और 2 खुले मैदान भी मिलेंगे। 2 ओर से खुले इलाके में जहां आम्रकुंज फैला हुआ है और पास में एक छोटी सी झील भी है, जो मन लुभाने वाले समुद्र भी बहुत बिल्कुल नजदीक है। ये इलाका इतना प्रसिद्ध है कि आसपास के लोग भी इस इलाके के आसपास रहने पर गर्व महसूस करते हैं। इस इलाके को समुद्र से अलग करके बनाया गया है। यहाँ हर कोने में से आए लोग रहते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? निस्संदेह सिंधी भाषा। वह भाषा आपको बागों में सुनाई देगी, बाजारों में भी। यहाँ सिंधियों की एक पंचायत भी है जो सिंधी त्योहार उत्साह से मनाती है। यहाँ एक चौक का नाम भी झूलेलाल चौक है और एक बाग का नाम भी हेमू कालानी गार्डन है। हम सिंधियों को कोई अफसर दूर से ही नजर आते हैं। जब 45 साल पहले इस इलाके को बनाने का कार्य शुरू हुआ था, तब यहाँ न सड़क थी, न बाजार, न बाग थे, न मैदान। बिजली और पानी की भी समस्या थी। तभी बहुत सारे सिंधियों ने शहर के दूसरे स्थानों से अपना मकान बेचकर सस्ते दामों में यहाँ मकान खरीदे और कई लोगों ने तो अपनी दुकानें बेचकर यहाँ दुकानें बुक कर ली थी। ये इलाका मुंबई शहर के उपनगरी अंधेरी पश्चिम में है, जिसका सरकारी नाम तो श्री स्वामी समर्थ नगर है, लेकिन प्रसिद्ध नाम लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है। आपको लगता होगा कि ऐसे सुंदर इलाके के रहने वाले सभी लोग खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 73 वर्ष का सिंधी केवल राम, जो यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 13 वर्षों से रहता है, बेहद भावुक है, जो बेहद नाखुश भी है। उसके दर्द दुख का बड़ा कारण यह है कि उसके इलाके में बनाने वाले लोखंड वाला एक मुसलमान है और इस एरिया में वह आसपास कई मुसलमान रहते हैं, लेकिन केवल वही है जो मुसलमानों से नफरत करता है, सख्त नफरत। केवल राम के भीतर वर्षों से एक धुआं दुख दे रहा है, नफरत का धुआं, अपमान का धुआं। वह उस दिन को कभी नहीं भूल पाया है। उसका दायां हाथ अक्सर उसके ललाट के दाईं ओर रुक जाता है, जहाँ छुरे के घाव हैं। उस घाव पर हाथ फिराते ही उसे अपने पिताजी के गले पर उस छुरे का घाव याद आ जाता है। उसके पिता ने तो 20 साल पहले अपने घाव और धुएं को अपने साथ लेकर उल्लासनगर के धुएं में खुद को समा लिया था, लेकिन केवल तो अब भी अपने धुएं के साथ जी रहा है और मर रहा है। केवल राम जनवरी 1948 का कराची का दिन नहीं भूल सकता है। वह अपने माँ बाप और छोटी बहन निर्मला के साथ सफर में से ट्रेन द्वारा कराची आया था। अपनी छत, अपना कूचा, अपना स्कूल, अपना कारोबार छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया गया था। उन्हें कहा गया था कि सिंध अब मुसलमानों का है और वे सिंध भूमि और सिंध वालों के लिए पराए हैं। वे रोते बिखरते अपनी जान और मिल्कियत को बचाने के लिए कराची पहुंच गए थे। उन्हें पानी के जहाज से मुंबई पहुंचना था। जहाज का टिकट उन्हें 3 दिन बाद का, और वह भी काफी कोशिश करके तथा घूस देने के बाद ही मिला था। वे कराची बंदरगाह के बाहर एक तंबू में ठहरे हुए थे, क्योंकि भारत से आए हुए मुहाजिरों ने कराची में दंगे शुरू कर दिए थे। अल्लाह अकबर के नारों और कत्ल होने वालों का, घायल होने वालों की चीखों से कराची का वातावरण कांप उठा था। उनके पिताजी गेलाराम ने जल्दी से 2 खाली बोरे लिए, एक में केवल पुत्र और दूसरे में अपनी पत्नी और छोटी बेटी निर्मला को छुपा दिया और खुद लाठी लेकर तंबू के बाहर अंदर पहरा देने लगे। अचानक एक पनाहगी युवक
अल्लाह अकबर के नारे लगाता अपने हाथ में एक बड़ा सा छुरा लेकर तंबू में घुस आया और दरवाजे के पास खड़े गेला राम पर छुरे से वार कर दिया। गेला राम ने भी अपनी लाठी से उस युवक पर वार किया तो छुरा अपना निशाना चूक गया। गेला राम की छाती पर लगने के बजाय उसके गले के दाईं ओर लगा और गले से खून बहने लगा। केवल उस समय 7 साल का था। वह बोरे के छेद से सब डरते कांपते अपने पिता और उस युवक की लड़ाई देख रहा था। वह खुद को न रोक सका और चिल्लाते हुए बोरे से बाहर निकलकर अपने पिताजी से लिपट गया। लाठी से घायल हुए उस युवक ने जाते जाते 7 साल के मासूम केवल पर भी खून में डूबे हुए छुरे से वार किया, जो केवल के ललाट के दाईं ओर लगा। केवल का मुंह खून से भर गया था। वार करने के बाद वह पनाह गिर तो भाग गया, लेकिन बाप बेटे को तन और मन से गहरे जख्म देता गया। केवल राम की मां जमुना अपनी छोटी बेटी रुत को बोरे से छोड़कर बाहर निकल आई और अपनी ओढ़नी फाड़कर गेला राम और केवल के जख्मों पर पट्टी बांध दी। 2 घंटे बाद मिलिट्री आई और उनके साथ मेडिकल टीम भी आई। गेला राम और केवल के जख्म देखकर उन्हें अस्पताल चलने के लिए कहा गया, लेकिन गेला राम अब सिंध में 1 मिनट के लिए ज्यादा रहने को तैयार नहीं था। उसने अस्पताल जाने से इनकार किया। मिलिट्री वालों ने एक डॉक्टर को बुला उनके जख्मों पर मरहम पट्टी कराई। इलाज के बाद गेला राम और केवल जख्मों से बहता खून तो बंद हुआ, पर अंदर के खून तड़पता चिल्लाता रहा, पीड़ा देता रहा और उस आग का धुआं अब भी केवल राम के पास गहरा रहा है। 3 दिनों के बाद वह पानी के जहाज से मुंबई जा पहुंचे। पहले उन्हें आजाद मैदान में तंबू में आश्रय दिया गया। उसके बाद उन्हें ट्रकों का सामान लोड कर कल्याण कैंप में लाया गया, जो बाद में उल्लासनगर के नाम से आज पहचाना जाता है। केवल की मां जमुना उन्हें उस हादसे के बाद बिल्कुल चुप रहने लगी थी। वह कभी इस हादसे के बारे में कुछ नहीं कहती थी। वह अपने जख्म अपने साथ लेकर 10 वर्ष को ईश्वर से जा मिली। केवल की छोटी बहन निर्मला का विवाह हो चुका। वह अब जयपुर में रहती है। कराची की घटना के बाद वह रात को अक्सर जाग जाती है, चिल्लाने लगती है। अब वह 3 बच्चों की माँ है, लेकिन वह भी जयपुर शहर में कभी कभी निर्मला की चीखें सुनाई पड़ती हैं। उस कराची वाले अभागे दिन ने न तो निर्मला का पीछा छुड़ा है और न ही केवल का। केवल कभी नहीं चाहता कि उसका पाला किसी मुसलमान से पड़े। वह बेटे बहू को भी कहने के सोसाइटी में रह रहा, जो एक मुसलमान लोखंडवाला ने बनाई है। सोसाइटी का बिजली मिस्त्री मुसलमान, गली के कोने पर सब्जियां बेचने वाला मुसलमान, तो पास वाले दवाइयों का बेचने वाला भी मुसलमान। लेकिन केवल राम इरादे का पक्का है। वे बिजली के काम के लिए दूर बाजार से ही कोई हिंदू मिस्त्री बुलाता है। अगर प्लम्बर की जरूरत पड़ती है तब भी ढूंढ ढूंढ कर हिंदू प्लम्बर ही लेकर आता है। सब्जियां भी दूर जाकर दत्ताराम सब्जी वाले के यहाँ लाता है। अपनी दवाइयां भी बाजार के पीछे कोने में गुरु कृपा मेडिकल से ही लेता है। लोखंड वाला बाजार में मिठाई वाले तो 2 मशहूर हैं और वे दोनों मुसलमान हैं। दोनों ही मिठाई वालों पर शाम के समय स्वादिष्ट आलू बड़े, समोसे, कचौड़ियाँ, पानी पूरी। केवल ने के बाग वाले दोस्त उसे कई बार कहते हैं, यार चल यहाँ से पानी पूरी खाते हैं, लेकिन केवल मुसलमान की दुकान पर कैसे जाता। मिठाई भी वे बाजार से एक छोटी दुकान से ले आता जिसका मालिक हिंदू है। केवल के 2 बेटे हैं। उनका छोटा बेटा अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजदीक नोएडा में रहता है और केवल यहाँ अपनी पत्नी, बड़े बेटे विनोद और उसकी पत्नी प्रिया का 19 साल का पौत्र नीलेश के साथ रहता है। केवल नीलेश कॉलेज में पढ़ता है। अपने माता पिता और दादा के आग्रह के बावजूद उसने न तो कॉलेज में विज्ञान लिया और न ही वाणिज्य। वह विनय पढ़ता है क्योंकि वह आगे चलकर एक सुप्रसिद्ध लेखक बनना चाहता है। केवल की पत्नी लिली, बेटे विनोद और बहू प्रिया ने कराची शहर नहीं देखा है। वे नफरत के धुएं से आजाद हैं। उन्होंने केवल के मन में दुखते धुएं के साथ समझौता कर लिया, लेकिन उसके पौत्र नीलेश का उस धुएं से संघर्ष जारी है। उस दिन नीलेश का जन्मदिन मनाने के लिए अपने चाचा से 4 किलोमीटर दूर जुहू एरिया में वे पिक्चर देखने गए। 4 लोग थे, क्योंकि केवल की पत्नी सत्संग में गई हुई थी। पिक्चर देखने के बाद वे सभी रात्रि भोजन के लिए एक अच्छे होटल में गए। वहीं रात के 11 बज गए। उसी समय जुहू से लोखंडावाला के लिए टैक्सी मुश्किल से मिलती है। केवल हाथ दिखाता रहा, तब एक टैक्सी आकर रुकी।
उसने टैक्सी के अंदर झांका तो उसे दाढ़ी वाला एक मुसलमान नजर आया। अब वह तुरंत ही टैक्सी से हट गया और मुसलमान टैक्सी वाले को जाने का इशारा दिया। बेटे ने से कहा कि वह चिंता न करे, दूसरी टैक्सी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन उन्हें दूसरी टैक्सी आधे घंटे बाद मिली। नीलेश, जिसका जन्मदिन मनाने गए आए थे, उसका मूड बिगड़ गया। वह मुंह फुलाकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर जा बैठा। घर आकर भी बिना कपड़े बदले वह अपने बिस्तर पर धड़ाम से सो गया। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता किए बगैर कॉलेज चला गया। न अपने पिताजी से बात की और न ही दादा दादी से। माँ से भी बस हूँ हाँ ही किया। केवल को लगा कराची वाला नफरत का धुआं उसके रिश्तों को धुंधला कर रहा है। नीलेश कॉलेज के से दोपहर वापस आया और कपड़े बदलकर चुपचाप खाना खाने बैठ गया। केवल अपने पोते से बहुत प्यार करता था। उसका मन हुआ कि वह पोते से बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। नीलेश खाना खाने के बाद स्वयं ही चलकर दादाजी के पास आया और कहने लगा, दादाजी, आप कब तक मुसलमानों से दूर भागते रहेंगे? मुझे डैडी ने कराची वाली घटना के बारे में बताया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप पर दया भी आती है। आप 65 वर्ष पहले का जीवन जी रहे हैं। इस नफरत के धुएं से आपको या हम सबको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कराची तो अब एक इतिहास है। वह तो जहाँ है वहाँ रहेगी। आप टैक्सी वाले से रिक्शा वाले से भाग सकते हैं, लेकिन जिस बस में यात्रा कर रहे हो उसका ड्राइवर और कंडक्टर अगर मुसलमान हो तो क्या करेंगे? ट्रेन में सामने वाली सीट पर मुसलमान हो तो क्या करेंगे? इतना कहकर नीलेश चुप हो गया। कुछ समय बाद दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, दादाजी, मेरे कॉलेज में मेरी पसंद का विषय पढ़ने वाले प्रोफेसर मुसलमान हैं। वे एक अच्छे लेखक और कवि भी हैं। कॉलेज में मेरे साथ सुलेमान बैठता है। वे मेरा अच्छा दोस्त है। उसके अब्बू और अम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सुलेमान की बहन संख्या मुझे अच्छी लगती है। ये कहते हुए नीलेश के जवान गाल लाल हो गए और वह तेजी गति से घर से बाहर निकल गया। केवल के मुख से बस एक ही शब्द भी नहीं निकल पाया। उस दिन दोपहर को वह भी सो नहीं पाया। थोड़ी देर में ही उठ हुआ और रसोई घर में जाकर चाय बनाई। चाय पीकर थैली लेकर बाहर निकला। आज वह बस में बैठकर 2 किलोमीटर दूर वाले 4 बंगला एरिया जाएगा और घर के लिए सब्जियां वगैरह ले आएगा। उसे बस तो तुरंत मिल गई, पर खचाखच भरी हुई थी। वरिष्ठ नागरिकों वाली सीट में भरी हुई थी। कंडक्टर से टिकट ले आया और पास वाली सीट बैठे युवक ने उठकर बैठने के लिए कहा। केवल ने उनका आभार माना और सीट पर बैठ गया। वह युवक टकटकी लगाए देखने लगा तो उसने कहा, अंकल, मैं उस मिठाई वाले की दुकान में काम करता हूँ जहाँ से आप मिठाई खरीदते हैं। मैं मिठाई बनाता हूँ और कभी कभार बाहर आपको ग्राहकों को मिठाई देता भी हूँ। मैंने कई बार आपको वहां देखा है। केवल ने सुना तो उस युवक को अपना सा लगने लगा। अपने पन में पूछा, बेटे, तेरा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम शौकत अली है। ये कहकर उस युवक ने सलाम करके बस से उतर गया और केवल निरुत्तर रह गया। उसके आगे नीलेश का चेहरा घूमने लगा और उसकी बातों से मंथन करने के लिए मजबूर करने लगी। उसी शाम केवल के 2 दोस्तों ने उसे बाजार में मुसलमान की मशहूर मिठाई की दुकान पर पानी पूरी खाते हुए देखा। जैसे दोस्तों, इस कहानी का मर्म ये है कि अतीत की दुनिया में जीकर इंसान नहीं जी सकता। आज जो है हमें उसी हालत में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। आशा है कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।